देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कि कह सकते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि हम लोग पिछले ही चैप्टर में पढ़े हैं कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट भी देखा जाता है और मैग्नेटिज्म भी देखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी है मतलब वहाँ हीट भी होगा और वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो असल में चुंबक है क्या या मैग्नेट है क्या? तो चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। अब आता है कि चुंबक के क्या क्या से गुण हो सकते हैं। तो प्रत्येक चुंबक का दो ध्रुव होता है। हम जान रहे हैं कि उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के भी नाम से जानते हैं। फिर आता है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं। मतलब जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल दोनों दो मैग्नेट है, दोनों का नॉर्थ ही पोल मिल रहा है, तो दोनों क्या करेगा, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है कि जब दोनों हमारा अलग अलग वो रहे, पोल रहे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि अट्रैक्ट करे। जैसे एक साउथ है एक नॉर्थ है, ठीक है, तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। अब आता है कि स्वतंत्र रूप से लटकाए हुए चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है और उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि हम कोई ऐसे रैंडमली कोई भी 12th में इसका बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा आपको कि कैसे एक कह सकते हैं कि चुंबक का या मैग्नेट का जो एक पोल है कैसे वो अर्थ के नॉर्थ साइड को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। अब आता है चुंबक के ध्रुव कौन कौन से हैं। तो दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को हम लोग उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। और दक्षिण ध्रुव हुआ जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसी को दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब आता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सीधी सी बात है, जहां पर हम लोग मैग्नेट का इफेक्ट या मैग्नेट का हम कह सकते हैं कि एक पावर को फील कर सकते हैं। एक मैग्नेट है, हम लोहे के कांटी को सटा कर रखेंगे, फिर थोड़ा दूर करेंगे, फिर थोड़ा दूर करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं महसूस होगा। तो जितने एरिया के अंदर हम लोगों को कुछ एक फोर्स महसूस हो रहा है, कौन सा, तो चुंबकीय फोर्स जो बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, तो वो जो है उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब आता है कि इसका मात्रक जो है टेस्ला है, ठीक। फिर आता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों है। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे हम कहें कि हमारा वजन कितना है, तो 10 kg, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा कि उत्तर में 10 kg। तो हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी हो गए, मतलब हमारे में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। इसी वजह से हम लोग इसको इस वेक्टर क्वांटिटी में डिनोट करते हैं। 12th में जाकर पढ़ोगे ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ इस प्रकार का, ठीक है। फिर आता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिशिक दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता हो। मतलब देखोगे कि साउथ से निकलेगा और जाएगा कहाँ, तो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में जाकर के ये चला जाता है, ठीक है। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती है, ठीक है। और जो क्षेत्रीय रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, इस रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। मतलब वो साउथ से नॉर्थ नहीं जाता बल्कि नॉर्थ से साउथ जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि याद कीजिए, अगर हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है, 3 ओर से पानी से घिरा है और एक तरह से स्थल से घिरा हुआ है, तो हमारे उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय से लगभग बहने वाली नदी किस दिशा में आती है, दक्षिण में। तो वही चीज है कि ये उत्तर से इसकी रेखा निकलती है और जाती कहाँ, दक्षिण में।
अब आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या है। तो क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखा आती है, मतलब ये ऐसे करके अगर नॉर्थ से निकला है तो जाकर के डायरेक्ट साउथ में ही मिलेगा, कहीं भी ये दूसरा लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखा अपेक्षाकृत अधिक निकट होगी, जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा फील कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हम लोग ज्यादा फील करेंगे, वहां पर जो डेंसिटी होगा किस चीज का, लाइन का, ठीक है वो ज्यादा होगा। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेदित करती है तो इसका अर्थ ये है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक जो स्ट्रेट हम कह सकते वायर जो जब लेते हैं तो उस पे, तो वो डायरेक्ट मैग्नेट, तुम्हारा जो बार मैग्नेट होता है उस तरह बिहेव करता है। तो दिया हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रित वृत्तों द्वारा दर्शाई जा सकती है। एक हम लोग अगर देखे होंगे तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़े हैं कि जिधर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उस हिसाब से हम थंब को लेंगे और ऐसे कर्ल करेंगे, तो जो कर्ल करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक् सूचक से दी जा सकती है, वही है राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाल सकते हैं उसको। अब आता कि चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं, जो चालक के नजदीक होगा तो वहां सीधी सी बात है, स्वाभाविक है कि वहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा फील करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आता है कि चुंबकीय क्षेत्र ए धारा की शक्ति है, और इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू ए इक्वल टू 1 चालक से दूरी, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इसका जो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, घटेगा ना, घटेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तो घटेगा ना, ठीक है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, राइट हैंड थंब रूल्स। तो कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो, मतलब जिधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है जिस डायरेक्शन में, हम थंब को उसी डायरेक्शन में रख लेंगे और उसको पकड़ लेंगे। ऐसे तो तार पकड़ना नहीं है तो करंट लग जाएगा, बस मान लेंगे कि हम पकड़े हुए हैं और उसको कर्ल करेंगे। तो वो जो कर्ल करेंगे तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिशा बताएगी। तो ये जो उंगलियां जो जब मुड़ेगी तो यही हमको बताएगी कि इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है या मैग्नेटिक फोर्स किस प्रकार लग रहा है। तो इसे हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। अब आता है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रेट लूप। अब हम पढ़ेंगे एक क्लोज लूप, जब कोई गोल वायर होगा तो उससे हम लोग कैसे मापेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रित वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भैया बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हम सब जगह राइट हैंड थंब रूल लगा तो सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर उस तरह से अगर राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगाएं तो वही छोटा 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 बन करके एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का बनाता है, ठीक है। तो वही है, जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे वृत्त कैसा होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, तार से दूर गए तो मैग्नेटिक फोर्स वहां पर क्या होगा, कम लगेगा। अब आता है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक विद्युत बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। मतलब बताएं कि अगर ये क्लोज लूप है, यहां से भी ऐसे निकला, यहां से भी और इस साइड से भी, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये पूरा गोल गोल होता जा रहा है। फिर आता है कि पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान ही होती है, ठीक है, कोई वैसा डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अब उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। तो चुंबकीय क्षेत्र ए चालक में से प्रभावित होने वाली धारा, चुंबकीय क्षेत्र
हाँ इजकल टू ए इजकल टू 1 बाय चालक से दूरी। वही बात है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक। और चुंबकीय छेद कुंडली के फेरों की संख्या, मतलब पर नंबर ऑफ टर्न जितना होगा उतना उसका जो फील्ड होगा या पावर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब आता है कि चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है। ठीक है। परिनालिका, तो परिनालिका क्या है, तो पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं, जिसको हम लोग पढ़े सोलेनॉइड कि एक ही तार है और उसी को हम लपेट रहे हैं कॉइल बना लिए, तो वही हमारा क्या होता है, सोलेनॉइड। अब आता है परिनालिका का उपयोग कहाँ होता है, तो परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी यूज करते हैं। और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है, जो बार मैग्नेट देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा ही दर्शाई जाती है। फिर आता है कि परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि देखेंगे तो अंदर में बार मैग्नेट है, लेकिन असल में सही में देखा जाए तो उसका बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो जाता है। ठीक है। अब आता है विद्युत चुंबक, तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आता है विद्युत चुंबक के गुण कौन कौन से, तो यह अस्थायी चुंबक होता है, तो आसानी से चुंबक तत्व तो समाप्त हो जाता है, इसका मतलब ज्यादा दिन तक ये रहता नहीं है। और इसकी शक्ति बदली जा सकती है और ध्रुवीयता भी बदली जा सकती है। फिर आता है कि प्रायः अधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं, तो ये जो मतलब होते हैं ये लगभग प्रायः देखे जाते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है, लेकिन इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा दिन रहता नहीं है। अब आता है कि अस्थायी चुंबक के गुण कौन कौन से, तो आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो हम लोग एक कह सकते हैं अस्थायी जो चुंबक रहता है। फिर इसकी शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता भी नहीं बदली जा सकती है, और प्रायः कमजोर चुंबक होते हैं। ठीक है। आसानी से टूट जाते हैं। अब आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर क्या बल पड़ता है, तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, मतलब जैसे परपेंडिकुलर होगा तब वहां पर उसका जो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल सकती है, बदल जाती है, शक्ति नहीं बदल ही जाती है। ठीक है। अब आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कि दिया गया है कि आप अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर प्रवाहित धारा की संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति, दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है। ये जिधर इलेक्ट्रिक करंट है उधर जाएगा। फिर ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का बताएगा, और ये क्या बताता है कि जिधर आपका फील्ड जाएगा, ठीक है, जिधर फोर्स लगेगा वो फील्ड जिस प्रकार से होगा ये, और इलेक्ट्रिक करंट को हम इस दिशा में लेते हैं। और इसी का एक राइट हैंड रूल भी है। अब आता है कि एमआरआई,
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो यह एक विशेष तकनीक है जिससे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये आ सकता है ऑप्शन में कि इसका क्या मतलब नियम है कि ये क्या करता है, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मोटर का उपयोग पंखा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रकों और MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या है, कौन से प्रिंसिपल से पे यह काम करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट के उस पे आता है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय रेखा में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता है और इससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। मतलब दोनों तरफ हमारा एक क्या रहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रहा है और वही दोनों तरफ इसका क्या रखा रहता है, मैग्नेट रखा रहता है और उसी को ये चेंज मैकेनिकल एनर्जी में आपका करता है। और ये उसकी संरचना है कि हम आर्मेचर लेते हैं। विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD, अगर NCERT बुक होगा तो उसमें देखे होंगे कि ABCD करके एक आर्मेचर लिया जाता है। स्क्वायर टाइप का वो रहता है, रेक्टेंगुलर आयताकार टाइप का, जो एक नर्म लोहे के कोड पर लिपटी जाती है और उसे आर्मेचर कहते हैं। ठीक है। फिर आता है कि प्रबल चुंबक। यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि भुजा AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है। विभक्त वलय या दिग परिवर्तक, तो कुंडली के दोहरे धातु की बनी विभक्त वलय को दो अर्ध भागों में P तथा Q से संयोजित करते और इस युक्ति द्वारा कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदला या उत्मित किया जा सकता है। इसमें बूश भी होता है, ब्रश लिख दिया, बूश होता है। ठीक है। दो स्थिर चालक ब्रश X तथा Y विभक्त वलय P तथा Q से हमेशा स्पर्श में रहती है। ब्रश हमेशा विभक्त वलय या बैटरी को जोड़ के रखती है। ठीक है। और बैटरी दो ब्रशों X तथा Y के बीच संयोजित होती है। विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रश X से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा ब्रश Y से होते हुए बैटरी की ओर टर्मिनल पर वापस जाती है। अब आता है यह कार्य आखिर कैसे करता है। तो जब कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आर्मेचर जो हम जान रहे हैं, उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कुंडली के दोनों भुजा AB तथा CD पर चुंबकीय बल आरोपित होता है और फ्लेमिंग बामहस्त नियम अनुसार कुंडली की बल AB उसे अधोमुखी धकेलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पड़ रहा है। तो हम बताएं कि इस पे देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो जिधर फोर्स लगेगा उसको क्या करेगा, ढकेलेगा नीचे, और अगर ये नीचे ढकेलेगा तो उधर वाला मैग्नेट दूसरा पोल है तो उसको ऊपर ढकेलना प्रयास करेगा। और ऐसे जब होता है तो एक रोटेशनली हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस मोशन स्टार्ट हो जाता है उसका डायनेमो में। तथा CD भुजा पर बल ऊपरी मुखी धकेलता है। दोनों भुजा पर बल बराबर तथा विपरीत दिशा में लगते हैं जिसे कुंडली अक्ष पर वामावर्त घूर्णन करती है। और आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X से होता है तथा P का संपर्क ब्रश Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का नियंत्रण घूर्णन होता रहता है। अब आता है व्यावसायिक मोटर का शक्ति में वृद्धि के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। और विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो सकती है।
कुंडली नर्म लौह कोड पर लपेटी जा सकती है। नर्म लौह कोड जिस पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहते हैं। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। अब आता कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं और विद्युत मोटर में भी विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। अब आता कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, और फैराडे की इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है और वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की जाती है। अब आता है कि गतिशील चुंबक से विद्युत धारा बनाने के लिए क्रियाकलाप का निष्कर्ष। तो जब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आ सकता है तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी तो पैदा हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज है कि जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करती है। जब चुंबक को कुंडली के स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है और जब चुंबक को दूर ले आया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होती है, परंतु पहले के विपरीत नहीं होती। तो ये गैल्वेनोमीटर आखिर है क्या? तो एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संशोधित करता है और यह धारा की दिशा को भी संशोधित करता है। अब आता है फ्लेमिंग दक्षिण या दायां या लेफ्ट हैंड रूल। तो फिर आता है कि अपने दाहिने हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठा इसी प्रकार आप फैला लीजिए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। और यह नियम जनरेटर की कार्य प्रणाली का भी सिद्धांत होता है। इसको राइट हैंड फ्लेमिंग रूल भी कहते हैं। अब आता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में भी यह काम आता है। फिर आता है कि विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, वही है जनरेटर। ठीक है, कि हम उसको मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक, फिर आता है कि इसका सिद्धांत क्या है। तो विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कार्य को घूर्णित गति प्रदान करने में किया जाता है। इसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है और विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराए जाने पर जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और विद्युत जनित जनरेटर फ्लेविक के दक्षिण हस्त नियम पर भी आधारित है। इसकी संरचना कैसे की जाती है? बस वही चीज है जैसे हम लोग सब चीज जनरेटर में लगभग लेते हैं, मोटर में कि एक कुंडली लेते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, दो ध्रुवों के बीच उसको एबीसीडी जो कॉइल है उसको आर्मेचर जो है उसको रखते हैं और फिर ब्रास या वलय R1 R2 से संयोजित किया। जब कुंडली घूर्णन करती है तो वलय R1 R2 से भी गति करती है। ठीक है, अब आता है ब्रूस। तो दो स्थिर चालक ग्रेफाइट ब्रूस B1 और B2 पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 और R2 को दबा कर रखती है। ठीक है, और दोनों ब्रूस B1 और B2 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा को बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य यह करती है और धुरी दोनों वलय R1 और R2 धुरी से इस प्रकार जुड़ी रहती है कि बिना बाहरी परिपथ को हिलाए वलय स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जनरेटर चलाते हैं तो हमको एक बाहर से क्या होता है फोर्स देना पड़ता है। और गैल्वेनोमीटर और प्रेरित विद्युत धारा को मापने के लिए ब्रूस की बाहरी सिरों को गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल से भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग उसको जोड़ें।
इसका सिद्धांत की कार्यविधि क्या है? तो एक आयताकार कुंडली ABCD जिसे अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच क्षैतिज रखा जाता है और कुंडली के दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर गति करती है और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। ठीक है। और फिर आता है कि फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियमानुसार प्रेरित विद्युत धारा AB भुजा में A से B तथा C से D भुजा में जाती है और प्रेरित विद्युत धारा बाह्य विद्युत परिपथ में B1 से B2 की ओर दिशा में प्रवाहित होती है। और फिर आता है कि अर्ध घूर्णन के पश्चात CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजा में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है और DCBA की अनुदिशिक प्रेरित होती विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा B से B2 तक जाती है और प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती है। मतलब एक बार अगर ऐसे ये जा रहा है तो दूसरी बार ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे। फिर आता है कि परिवर्तित धारा क्या है। हम लोग पढ़ते हैं AC और DC जनरेटर, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है। तो ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन करती है उसे परिवर्तित कहते हैं, मतलब अल्टरनेट करंट, जिसको हम AC जनरेटर कहते हैं। ठीक है। और परिवर्तित धारा का लाभ क्या है? तो परिवर्तित धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित से किया जाता है। और परिवर्तित धारा की हानि क्या है? तो परिवर्तित धारा को संचित नहीं किया जाता है, मतलब इसको कंजर्व हम लोग नहीं कर सकते। जब देखते हैं कि जनरेटर चल रहा है तो वो चलता रहता है, उसको कंजर्व हम लोग नहीं कर सकते। अब आता है कि दिष्ट धारा करने के लिए डीसी धारा प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार की दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के दिक् परिवर्तक से ब्रूस सदैव ही भुजा के संपर्क में रहता है। इस व्यवस्था से एक ही दिशा की विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस प्रकार के जनरेटर को डीसी जनरेटर कहते हैं। अब आता है डीसी जनरेटर का लाभ क्या क्या है। तो डिस्क द्वारा संचित कर सकते हैं, हम इसको कंजर्व भी कर सकते हैं। और फिर आता है कि हानि क्या है। तो सुदूर स्थान पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है, ज्यादा एनर्जी इसमें लगता है। फिर आता है घरेलू विद्युत परिपथ, जो हमारा घर में सर्किट होता है। तो घरेलू विद्युत के लिए 3 प्रकार की तारों का प्रयोग लाया जाती है। पहले है धनात्मक, जिस प्रकार प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे हम लोग धनात्मक या धनात्मक तार में रखते हैं। एक लाल, एक काला, एक हरा। जो हरा तार रहा जिस पर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, यदि सदिग्ध धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो हमें विद्युत आघात से बचाता है। या धारा के क्षरण होता क्या है कि जब ज्यादा हमारे पास एनर्जी हो रहा है, जैसे कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि जब ज्यादा एनर्जी ले होता है तो जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो हमारे अर्थ में चला जाता है, इसलिए हम लोग इसको अर्थिंग भी कहते हैं। ठीक है। या कभी बिजली गिरी, सपोज हमारे छत पर है, तो उसके क्या होता है कि क्षण से वो नीचे चला जाता है, वो हमारे सर्किट को कोई वैसा परेशानी नहीं करता। अब काला आवरण जो होता है उसको हम लोग ऋणात्मक तार के रूप में जनरली यूज किया करते हैं। ठीक है। फिर आता है कि भारत में विद्युतमय तार का उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है। और फिर है खंबा, मुख्य आपूर्ति, फ्यूज, विद्युत मापी मीटर, वितरण वक्स, ये सब उसके कुछ कुछ अंग है, कंपोनेंट्स है। अब आता है कि लघु पतन, शॉर्ट सर्किट है क्या असल में। तो जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में आ जाते हैं, तो अति भारण हो सकता है, मतलब ये ज्यादा लोड ले सकता है। और यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है, मतलब जो फ्यूज होता है हम लोगों का या MCB जो होता है, जब वो खत्म हो जाता है, ठीक नहीं रहता है, तब ही शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है और इसे लघु पतन कहते हैं। ठीक है। अब आता है ओवरलोडिंग, अति भारण। तो जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अति भारण पैदा करता है। अति भारण का ये क्या है कारण। तो आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि,
और एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत सामग्री को, मतलब देखिए घर में हम 220 वोल्ट तक ले रहे हैं, अब हीटर भी लगाए हैं, फ्यूज भी लगाए हैं, गीजर भी चला रहे हैं, आयरन भी चला रहे हैं, तो ओवरलोडिंग होता है, क्योंकि हमारा एक लिमिट बंधा हुआ है कि आप 200 वोल्ट 220 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है सुरक्षा युक्तियां क्या क्या है। तो हम लोग भू संपर्क तार, वही अर्थिंग वाला यूज कर सकते हैं, उसके लिए फ्यूज यूज कर सकते हैं और एमसीबी का भी उपयोग कर सकते हैं।